the feature of Java, why Java is simple. So Java is simple. The Java programmer doesn't need to know the internal function of Java, such as how memory is allocated to the data. Memory allocation and deallocation is happen in Java by using of constructor and destructor. By using of constructor and destructor, we're using the memory allocation is automatically happen. So Java programmer doesn't need to know the internal function of Java, such as how memory is allocated to the data. Memory allocation and deallocation is happening in the Java automatically by using of constructor and destructor. तो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था ना, हम पॉइंटर कंसेप्ट यूज कर रहे थे, लेकिन जावा में एक पॉइंटर कंसेप्ट रिमूव हो गया. ओके, तो मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू डेवलप द प्रोग्राम. ओके, तो जावा सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू डेवलप ए प्रोग्राम. तो जो नया वर्जन ऑफ प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन सपोर्ट करता है. नेक्स्ट होता है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर. कंपाइल एंड इंटरप्रेटर का काम क्या है, अगर आप देखोगे सपोज मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन दो लाइन इस तरह से मेरा कोडिंग यहाँ पर चला. सपोज मेरा कोडिंग यहाँ पर 99 नंबर लाइन पर मेरा कुछ एरर आया, तो इस तरह से कोडिंग लिखा, मेरा 99 नंबर लाइन पर एरर आया. अगर मैं इंटरप्रेटर यूज करता हूं तो क्या होगा, तो अगर मैं 99 नंबर लाइन को सॉल्व करता हूं तो आपका जो कंपाइलेशन है वो पहले से शुरू होगा. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर मैं इंटरप्रेटर यूज करता हूं, कंपाइलर यूज करने से क्या होगा ना, जिस लाइन पर आपका एरर आया और आप सॉल्व किए हो उसके बाद वो दूसरा लाइन से प्रोग्राम शुरू करेगा, मतलब 99 से 100 चला जाएगा अगर हम कंपाइलर यूज करते हैं. इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर 99 नंबर पर एरर आया तो वो पहला लाइन से आपका एग्जीक्यूशन शुरू करेगा. सो दैट इट इज कॉल्ड एज द वर्ड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर का मतलब है, इंटरप्रेटर का मतलब है एक एक लाइन चेक करेगा. जैसे कि आप एयरपोर्ट में जाओगे तो एयरपोर्ट में क्या होता है ना, इंडिविजुअल एवरी पर्सन को चेक होता है, उसके बाद उसको एंट्री मिलता है. लेकिन ये जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब कंपाइलर में क्या होता है, जैसे कि आपका एक होता है ये रैंडमली लोग जा रहे हैं, किसी एक आदमी को पकड़कर मैं चेक करूं. कंपाइलर इस तरह से काम करता है. इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये बोथ जावा में यूज होता है. इंटरप्रेटर का मतलब है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है, कंपाइलर का मतलब है आज ए होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना है. तो जावा में दोनों आपको सपोर्ट करता है, एक कंपाइलर सपोर्ट करता है और एक है इंटरप्रेटर आपको सपोर्ट करता है. उसके बाद है पोर्टेबल. पोर्टेबल refers to the ability of a program to run on any platform without changing the source code. सपोज जब हम सी प्रोग्रामिंग करते थे, C++ प्रोग्रामिंग करते थे, वहां पर क्या होता था ना, अगर आप कुछ लिख रहे हो, सपोज stdio.h में टर्बो सी एक कंपाइलर होता है, वहां पर हम लिखेंगे stdio.h. लेकिन वही सी प्रोग्रामिंग अगर मैं दूसरा कोई कंपाइलर में उसको रन करूंगा तो वहां पर लिखा जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std. मतलब जब हम कंपाइलर चेंज कर देते हैं वहां पर कुछ अलग सा कोडिंग लिखना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोडिंग लिखना पड़ता है, लेकिन जावा में इस तरह से नहीं होता है. आप किसी भी प्लेटफॉर्म में उसको रन करो, उसका कंपाइलर जो है और जो प्रोग्राम है वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं होता है. तो दैट इज द वर्क ऑफ पोर्टेबल.
उसके बाद है ये समझ में आया पोर्टेबल। अभी आप आए, ये देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ जावा फाइल। तो जावा प्रोग्रामिंग is saved with the extension of .java. So Java programming is saved with the extension of .java. Then by using of Java compiler, it is converted to the dot class file. Okay, it is converted to the dot class file. तो first आपका जो Java प्रोग्राम है वो रन होगा, वो सेव होगा डॉट जावा में। उसके बाद वो कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होगा। डॉट क्लास फाइल नथिंग बट इट इज कंटेन द 0 and 1 फॉर्मेट। ओके, तो इट इज कंटेन द 0 and 1 फॉर्मेट, and from the 0 and 1 format it is converted to the window machine code, Unix machine code and Macintosh machine code। तो देखो, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो हम जो ABCDEF जो कीबोर्ड से जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर इसको नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 and 1। 0 मतलब ऑफ, ऑन, 1 मतलब ऑन। 0 and 1 कॉम्बिनेशन में ये समझता है। तो हम कंप्यूटर को 0 and 1 फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो जावा का जो प्रोग्राम है हम डॉट जावा फाइल में स्टोर करेंगे, और बाय यूजिंग ऑफ जावा कंपाइलर ये डॉट क्लास फाइल और बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद डॉट क्लास फाइल बाइट कोड है, उसके बाद जेबीएम के मदद से क्या होगा, जेबीएम के मदद से ये जो बाइट कोड है वो करस्पॉन्डिंग कोड में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए पीएम मोदी जाकर हिंदी में कहीं पर स्पीच दिए, वहां पर एक ट्रांसलेटर होगा, वो ट्रांसलेटिंग करके इंग्लिश में कन्वर्ट किया जो बाइट कोड है। तो वहां पर रशियन का कोई आदमी होगा, वो रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जो फ्रांस का है फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जो तुर्की है टर्किश लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा। मतलब एक लैंग्वेज उन्होंने बोले इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ जो हो गया बाइट कोड। तो और डिफरेंट डिफरेंट जेबीएम के मदद से वो बाइट कोड करस्पॉन्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ। क्लियर? यस सर। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फाइल। देन डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे वो सिंगल टायर, 2 टायर आर्किटेक्चर, 3 टायर आर्किटेक्चर, तो सिमिलर हुए। तो जावा सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, जावा सपोर्ट टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी का मतलब क्या है ना, टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो सारा रिक्वेस्ट को ये स्मॉल स्मॉल पैकेट में कन्वर्ट करता है। एवरी पैकेट कंटेन द सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। टीसीपी put all the request into the small packet, so at a single point of time, एक समय पर फेसबुक में आप बहुत सारा रिक्वेस्ट भेजते हो, डिफरेंट कर्नर ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पीपल आर गिविंग ए रिक्वेस्ट। तो वो क्या करता है, सारा रिक्वेस्ट को एक छोटा छोटा पैकेट में कन्वर्ट कर देता है और उसको एक क्यू में डाल देता है, एक लाइन में डाल देता है। और एवरी लाइन और एवरी जो पैकेट होता है वो पैकेट में क्या रहता है ना, सेंडर एड्रेस रहता है और रिसीवर एड्रेस रहता है। तो एवरी पैकेट कंटेन द सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। तो हर एक पैकेट में सेंडर एड्रेस रहेगा और रिसीवर एड्रेस रहेगा। आईपी एड्रेस में क्या होता है ना, आईपी कंटेन द एड्रेस ऑफ ए मशीन। तो आपका जो मशीन होता है, मशीन का आईपी एड्रेस, कोई भी मशीन आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका आ जाता है क्या,
ना आईपी एड्रेस आ जाता है। मोबाइल में, मोबाइल फोन पे पर भी आपका आईपी एड्रेस रहता है। तो ये क्या होगा ना, वहां पर आपका आईपी एड्रेस रहेगा, तो टीसीपी एंड आईपी वहां पर रहेगा। सिक्योर, जावा हैज built in security feature that verify that program do not perform any destructive tasks such as accessing the file on the remote system। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली नहीं करके रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा तब तक आप अपना स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर वे, जावा एप्लीकेशन, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी एप्लीकेशन बनाया गया है वो सारा चीज क्या है ना, सिक्योरिटी रीजन से बहुत हाई है। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन नहीं मिलता है तब तक क्लाइंट कुछ भी काम नहीं कर सकता है उधर। सो दैट सिक्योरिटी रीजन जावा इज वेरी हाईली सिक्योर। जो भी वायरस, बड़ा बड़ा वायरस बनाया जाता है वो जावा को लेकर बनाया जाता है, और जो एंटीवायरस भी बनाया जाता है वो जावा का लेकर ही बनाया जाता है। मैकएफी, कास्परस्काई, ये सब आपका जावा से ही हुआ है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ जावा आर्किटेक्चर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लासिफाइड। तो पहले क्या होता है, हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डॉट जावा फाइल में स्टोर करते हैं। उसके बाद डॉट जावा फाइल में स्टोर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे ना, वो फाइल को कंपाइल करेंगे। जब हम फाइल को कंपाइल करेंगे वो क्रिएट होगा डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल नथिंग बट इट इज कॉल्ड द बाइट कोड। किसी भी जावा फाइल को हम डॉट जावा में स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेवीएम क्या करता है ना, जेवीएम कन्वर्ट द बाइट कोड contained in the dot class file to the machine code. So for that reason, JVM needs to be implemented for each platform running on the different operating system. तो ये जो डॉट क्लास फाइल होता है वहां पर बाइट कोड रहता है। कोई भी आदमी आपका सोर्स कोड डिलीट कर देता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास डॉट क्लास फाइल है तो डॉट क्लास फाइल के मदद से आप उसको किसी भी मशीन पर लेकर आप इसको रन कर सकते हो, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उधर। और नेक्स्ट है, देखो ये होगा आपका एक्सटेंशन। पहले हम जावा डॉट जावा फाइल में स्टोर करेंगे बाय यूजिंग ऑफ जावा कंपाइलर। ओके, इट इज कन्वर्टेड टू द बाइट कोड। बाइट कोड से वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर जो बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट होगा इसके लिए हम यूज करेंगे क्या ना, यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये वाला यहाँ से जो कन्वर्ट होकर यहाँ तक आएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आएगा। इस जगह पर हम यूज करते हैं क्या ना, यहाँ पर हम यूज करते हैं JIT कंपाइलर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर का काम क्या है, इट इज कन्वर्टेड टू द बाइट कोड टू द मशीन कोड। बाइट कोड से मशीन कोड कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम JIT कंपाइलर यूज करेंगे। तो JVM इज द बेस फॉर ऑल जावा प्लेटफॉर्म। JVM को बोला जाता है इंजन ऑफ जावा। ऑल रूल रेगुलेशन दैट इज डिफाइंड बाय यूजिंग ऑफ JVM। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बनाते हो, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़कर, तो सभी लैंग्वेज का एक ग्रामेटिकल रूल रहता है। एवरी लैंग्वेज फॉलो ए ग्रामेटिकल रूल। सो सारा लैंग्वेज एक ग्रामेटिकल रूल फॉलो करता है। तो एवरी लैंग्वेज फॉलो ए ग्रामेटिकल रूल। तो सिमिलर वे JVM में भी क्या होता है ना, एक ग्रामेटिकल रूल रहता है। तो JVM क्या होता है ना, इट इज कॉल्ड एज द इंजन ऑफ जावा। ऑल रूल रेगुलेशन दैट इज डिफाइंड बाय यूजिंग ऑफ JVM। जावा में कैसा कोड लिखा जाएगा, सिंटैक्स, सारा चीज क्या है वो JVM में ही डिसाइड होगा। तो JVM डिसाइड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ जावा। The JVM form the base for all the Java platform and it is convenient
to use various hardware-based platform. The major component of JVM are one is the class loader, execution engine और another is JIT compiler. तो JVM में मेरा 3 पार्ट रहता है, क्लास लोडर रहता है, एग्जीक्यूशन इंजन रहता है और JIT कंपाइलर. जो JIT कंपाइलर हम पढ़ रहे थे, तो JIT कंपाइलर कन्वर्टिंग प्रोग्राम, वो JIT कंपाइलर क्या करता है ना, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो इसको बोला जाएगा JIT कंपाइलर. तो JIT कंपाइलर कन्वर्टिंग द बाइट कोड टू द मशीन कोड. और क्लास लोडर क्या होता है? क्लास लोडर इज लोडिंग द पर्टिकुलर क्लास विच इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम. जो क्लास आपको रन टाइम में चाहिए वो क्लास को रन करेगा. तो JIT कंपाइलर दो क्लास लोडर इज ओनली लोडिंग द क्लास विच इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम. इसका मतलब क्या है? सी प्रोग्रामिंग में हम जब stdio एक पैकेज होता है, stdio एक हेडर फाइल होता है, एक पैकेज होता है. अगर हम सी प्रोग्रामिंग में stdio लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर 2 मेथड है. जो एक मेथड है printf और एक मेथड है scanf. तो printf और scanf ऑटोमेटिकली आपका लोड हो जाता है. लेकिन मुझे सिर्फ printf क्यों यूज किया जाता है? printf सिर्फ यूज किया जाता है टू डिस्प्ले एनीथिंग इन द स्क्रीन. scanf क्यों यूज किया जाता है? scanf हम यूज करते हैं जो वैल्यू यूजर देगा उसको लेकर स्टोर करने के लिए प्रोग्राम में हम scanf यूज कर रहे हैं. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मुझे अगर टैग दिया गया, सपोज आपको सिर्फ डिस्प्ले कराना है, कुछ चीज आपको एक्सेप्ट नहीं करना है यूजर से. आज आई रिटर्न stdio, जैसे कि अगर मैं stdio लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, आपका जो printf और scanf दोनों मेथड लोड हो जाएगा. मतलब किसी भी दुकान पर जाओ, बाय वन गेट वन फ्री होता है. तो एक चीज हम खरीदेंगे तो हमको और एक चीज फ्री मिलेगा. तो वहां पर हम क्वेश्चन करेंगे, भाई अगर आप एक चीज लेंगे तो मुझे आधा दाम में मिलेगा, तो मना करेगा अगर नहीं. तो जो stdio इस तरह से काम करता है, लेना है तो 2 लोग एक ही नहीं ले सकते हो. लेकिन जावा में क्या होता है, इस तरह से कुछ कंसेप्ट नहीं होता है. जावा ओनली लोडिंग द क्लास व्हिच इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम. मतलब अगर आपको सिर्फ एक चीज डिस्प्ले कराना है तो आपको पूरा चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे ना, जो चीज आपको चाहिए रन टाइम में, प्रोग्राम रन टाइम में और रन करने के टाइम पे जो चीज चाहिए आप वही चीज मंगाओ. सपोज एक प्रोग्राम हम लिखेंगे कुछ चीज डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन में, वो सी में भी लिखेंगे और जावा में भी लिखेंगे. दोनों प्रोग्राम मैंने बनाया और दोनों प्रोग्राम का साइज है सपोज 5 KB. सो आफ्टर कंपाइलेशन के बाद आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हो जाएगा सपोज 10 KB. सी प्रोग्रामिंग हो जाएगा सपोज 10 KB. लेकिन जावा प्रोग्रामिंग 10 KB नहीं होगा. जावा प्रोग्रामिंग सिर्फ आपका 6 से 7 KB होगा, क्योंकि जावा ओनली लोडिंग द क्लास विच इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम. तो इसको बोला जाता है क्लास लोडर. क्लास लोडर इज यूज ओनली लोडिंग द क्लास विच इज रिक्वायर्ड एट रन टाइम. एग्जीक्यूशन इंजन, तो जावा फाइल को स्टोर करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस JVM ही हैंडल करता है. और इस प्रोसेस के दौरान हम यूज कर रहे हैं JIT कंपाइलर. तो JIT कंपाइलर क्या करता है ना, इट इज कन्वर्टिंग योर बाइट कोड टू द मशीन कोड. बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं JIT कंपाइलर. ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझ में आया? एनी डाउट? मिलन, सीताकांत, जैस्मिन, विवेक, रोशन, एनी डाउट? Yes, sir. Sir, execution machine. Sir, execution engine, sir, should I define? Execution engine is responsible. It is responsible to convert Java file to machine code. Java file लो नेकी machine code रे convert करिवा पाई execution engine ना काम. बुझेला पूरा total process टे काम. बुझेला? Yes, sir. Yes.
Next is Java Application Programming Language Interface or Java API. Java API is a collection of software that provide the capabilities such as GUI application. ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सारा टूल्स और कंपोनेंट चाहिए वो जावा एपीआई ही प्रोवाइड करता है. द रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेस ऑफ द जावा एपीआई आर ग्रुप्ड इनटू द पैकेजेस. वो एक पैकेजेस के अंदर रहता है, मॉड्यूल्स के अंदर रहता है. आपको जो मॉड्यूल चाहिए आप इसको खरीद कर इसको इसके अंदर डाल दो. ओके, इट इज कंप्लीटली इट इज वन मॉड्यूल. तो और टूल होता है. घर में क्या होता है, एक टूल किट रहता है. इलेक्ट्रिक का खराब हो गया तो वो टूल किट से टेस्टर लाकर आप चेक करोगे, प्लास लाकर चेक करोगे, वो टूल होता है. ओके, व्हीकल का एक टूल रहता है, टूल बॉक्स रहता है. कोई भी नॉट ढीला हो गया उसको टाइट करने के लिए वहां पर भी एक टूल बॉक्स रहता है. द रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेस ऑफ द जावा एपीआई आर ग्रुप्ड इनटू द पैकेजेस. द जावा आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फीचर. तो क्या क्या सिक्योरिटी फीचर रहता है? एक है कंपाइलर लेवल सिक्योरिटी, बाइट कोड वेरीफायर, क्लास लोडर एंड सैंडबॉक्स मॉडल. ओके, तो ये सब सिक्योरिटी चीज रहता है. Java prevent the error that arise due to the improper memory uses, reducing the compile time error. Typecasting in Java ensure that there is no data loss in the result or output. इसका मतलब क्या है ना, सपोज मैं यहाँ पर एक दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं. अगर मैंने डिफाइन किया int a is equals to 10, एक वेरिएबल है. int b is equals to 2. अगर मैं लिखूंगा int c is equals to a by b, c is equals to a by b, then tell me what is the answer. Bhavani, Asmita, what is the answer? 5. Is a 5. Okay, now tell me, if I write in place of 2, if I write here 10 by 3, then what is the result? अभी बताओ कितना रिजल्ट होगा? यस, 3 या 3.3? only 3. No sir, sir only 3 sir, integer में है ना. 1.3 sir. हाँ, the result is only 3, but we expect what? We expect that it must become 3.33. Your result is 3.33, but as you define int, then your result is only 3. So typecasting in Java ensure that if you have the 3.33, it will automatically convert it to the 3.33 by using of typecasting, so that your result is not lost, your data is not lost. Because in an exam, the point mark is also considered as a rank. तो आपका जो जेई एग्जाम होता है, एंट्रेंस का एग्जाम होता है, तो पॉइंट का मार्क भी बहुत रोल प्ले करता है. ओके, सो दैट the compiler level security prevent the error that arises due to the improper memory uses. Then bytecode verifier, it ensures that the bytecode doesn't violate access restrictions such as read and write operation, and verify that the bytecode doesn't force pointer. When you compile the Java application, it is converted to the dot class file. वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी भी आदमी वो डॉट क्लास फाइल को टेम्परिंग करेगा और चेंजेस करेगा तो वो रिजल्ट में कोई आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा. यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. So it ensures that the bytecode doesn't violate access restrictions such as read and write operation, and verify that the bytecode doesn't force pointer. The bytecode is verified into the 2 phases. आपका जो bytecode है वो verify होगा 2 phases में. In the first phase, the verifier checks the structure of the dot class file. वो check करेगा according to the JVM specification, your program is correct or not. आप प्रोग्राम सही लिख रहे हो कि नहीं, सिंटैक्स सही फॉलो किए हो कि नहीं, ये सारा चीज चेक होगा. कहां पर ना, ये जो डॉट क्लास फाइल फर्स्ट फेज में चेक होगा. In second level phase, it occurs, bytecode is run. The bytecode verifier checks
the validity of the class, variable, method, where they are using. मैं जो वेरिएबल डिफाइन करूंगा, मैं जो फंक्शन डिफाइन करूंगा, वो कहां पर यूज होगा, वो सेकेंड लेवल फेज में चेक होगा। तो फर्स्ट लेवल फेज में चेक होगा स्ट्रक्चर ऑफ द डॉट क्लास फाइल, सेकेंड लेवल में फेज में चेक होगा जेबीएम स्पेसिफिकेशन के दौरान मेरा जो वेरिएबल, फंक्शन, ये सारा चीज कौन सा जगह पर यूज होगा, उसका एक्सेसिबिलिटी क्या होगा। ओके, तो दैट वी आर यूजिंग। Class loader, the class loader determine how and when the applet will use the classes in a running Java environment. Class loader is only loading the particular class which is required at runtime, that already I discussed. Okay, next comes to the sandbox model. Sandbox model क्या होता है ना, पहले क्या होता था ना, एक सर्वर आप जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप डेटा सर्वर से ला सकते हो, लेकिन you cannot connect with one client to the another client. इसका मतलब क्या है, आप डेटा फेसबुक को दे सकते हो, लेकिन फेसबुक में जो अलग यूजर है उसके साथ आप बात नहीं कर सकते हो। आप मशीन से बात कर सकते हो लेकिन यूजर से बात नहीं कर सकते हो। तो सैंडबॉक्स मॉडल क्या किया ना, ये जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्यूशन लेकर आया। तो ये दो पाथ डिक्लेयर किया, मतलब सपोज आप देखिए, suppose I am a principal of a college, okay, तो मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म दूंगा, तो आप फीडबैक फिल ऑफ करोगे और फीडबैक दोगे। किसको फीडबैक दोगे ना, जो क्लासेस किए हो, वो टीचर कैसा है, आपको अच्छा तरह से पढ़ाया है कि नहीं। आप जो फीडबैक दोगे वो टीचर को दिखाई नहीं देगा, टीचर को सिर्फ दिखाई देगा उसका फीडबैक स्कोर कितना है। But I know personally the person, what is the problem over there, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों दिया और कौन दिया है वो फीडबैक। I will notify और I will get that part। तो ये जो सैंडबॉक्स मॉडल, ये जो दो तरीका जो है, दो सैंडबॉक्स मॉडल क्रिएट किया, एक है क्लाइंट के लिए, एक है सर्वर के लिए। सर्वर क्लाइंट को एक्सेस कर सकता है, एक क्लाइंट को एक्सेस करता है, क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर सकता है। क्लाइंट को जो एक्सेस करेगा तो वो सिर्फ जो चीज चाहिए उसको वो सिर्फ देख सकता है, इंटरनल चीजें से उसको पता नहीं चलेगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन लेवल 2 हो गया, तो आप सर्वर का इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, जो आपके लिए रिलेवेंट है वो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ये हो गया आपका सैंडबॉक्स मॉडल। नेक्स्ट कम्स टू द गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज क्या होता है, आपका घर में क्या होता है, कुछ जो कचरा होता है, हम क्या करते हैं उसको डस्टबिन में डालते हैं। यहां पर गार्बेज, प्रोग्रामिंग में गार्बेज क्या है, प्रोग्रामिंग में गार्बेज वो है, आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, वैल्यू स्टोर कर रहे हो, एंड आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक दैट मेमोरी। वो मेमोरी आपको नहीं रखना है, उसको फ्री कर देना है। उसको फ्री करने के लिए हम यूज कर रहे हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस that is used to free the memory of the object that is no longer in use। ये चीज ऑटोमेटिकली होता है, आपको करना नहीं पड़ता है। तो गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस, वो चेक करता है कौन सा वेरिएबल को अलोकेट करना है और कौन सा वेरिएबल जो काम में नहीं आ रहा है उसको डीअलोकेट करना है। एक गार्बेज कलेक्शन की मदद से होता है। When a program stops referencing an object, it is not required anymore and that can be deleted। The space that is used by the object is released for use by the another object। जो स्पेस उसको मिला है वो स्पेस वो दूसरा ऑब्जेक्ट को allocate कर देगा। Garbage collection feature implies that the new objects are created and all the on reference objects are deallocated from the memory। It implies that the new objects are created and all on reference object deallocated from the memory, that is called the garbage collection। ये जो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस है वो 3 तरीका से आप यूज कर सकते हो। वो 3 तरीका है, एक है रेफरेंस काउंटिंग कलेक्टर, एक होता है ट्रेसिंग कलेक्टर, एक होता है
compacting collector. So by using of three approaches, we're using garbage collection process. reference counting collector, tracing collector, and compacting collector. Then comes to the using various data type. The data stored in the memory of the computer can be of many types. The data stored in the memory of the computer can be of many types. Data type क्या होता है? Data type define the type of data that will store in a variable. आप variable में कौन सा type का value आप store करोगे उसको बोला जाएगा data type. So Java is a strictly type language, which means that Java gives importance to the type checking. Okay, मतलब मैंने एक कंटेनर डिफाइन कर दिया, एक कंटेनर, उस कंटेनर में कौन सा वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो डेटा टाइप डिफाइन करेगा. इट इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट विल स्टोर इन द वेरिएबल. So what are the data types? What are the variety data types are present? One is primitive data type, reference data type, another is abstract data type. Primitive data type, reference data type, और another is abstract data type. Primitive data type किसको बोला जाएगा? The built-in data type, which is already defined by the JVM, जो Java में already define किया गया है, उसको बोला जाएगा primitive. So there are 8 primitive data types are present. 8 primitive data type 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है. एक है इंटीजर टाइप, एक है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, एक है बुलियन टाइप, और एक होता है कैरेक्टर टाइप. इंटीजर में क्या स्टोर होगा? ना टोटल होल नंबर स्टोर होगा. फ्लोटिंग पॉइंट में क्या स्टोर होगा? ना फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर होगा. बुलियन टाइप में क्या स्टोर होगा? ना ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर होगा. कैरेक्टर में क्या स्टोर होगा? ना सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स, ये सब कैरेक्टर टाइप में स्टोर होगा. तो बुलियन में ट्रू और फॉल्स स्टोर होगा. फ्लोटिंग में फ्रैक्शनल वैल्यू लाइक डेसिमल वैल्यू स्टोर होगा. ये जो 4 ग्रुप है, अगेन इट इज डिवाइडेड टू द 8 ग्रुप. जो 4 ग्रुप है वो 8 ग्रुप में डिवाइड हुआ है. इंटीजर, फॉर बाइट, शॉर्ट, int, long. Default value for integer is 0. For floating point, default value is 0.00.0. For boolean, the value is false. For character, it is not. For integer, byte, short, int, long, default value is 0. For floating point, 0.00.0. For boolean, it is false. For character, it is not. So it is called as the what? It is called as the your data type, primitive data type. इसको बोला जाता है primitive data type और predefined data type. ये default value 0 होता है. Default value मतलब अगर आप variable define करते हो, at the time of defining, if you are not initializing the value, अगर कुछ भी value आप वहां पर initialization नहीं करते हो तो आपका default value जो है वो 0 initialization होगा. और floating point में क्या store होगा? ना 0.0, 0.0. boolean में default value क्या है? ना false है. कैरेक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ना नॉल है. अभी आ जाइए रेफरेंस डाटा टाइप. ओके सो टाइम इज गोइंग टू ओवर. ओके, नेक्स्ट क्लास टुमारो आई विल स्टार्ट. तो टुमारो आई स्टार्ट द क्लास एट 8 PM. ओके, 8 बजे मैं क्लास शुरू करूंगा. ओके, सो बी प्रिपेयर इट. ओके, तो 8 बजे से लेकर कल थोड़ा ज्यादा टाइम मैं लूंगा क्लास. ओके, तो 8 बजे से कल क्लास शुरू होगा. ओके.